इसके प्रायोजक हैं ट्राई कलर प्रॉपर्टी। हम भरते हैं जिंदगी में खुशियों के रंग। 3 साल की किरकिरी के बाद नीतीश सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन एजुकेशन। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अयोग्य और अक्षम शिक्षकों को जबरन रिटायरमेंट देगी सरकार। 3 बार दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों पर भी गिरेगी गाज। सरकार के कड़े फैसले पर शिक्षक संघ गरम। जबरन रिटायरमेंट को बताया तुगलकी फरमान। कहा गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करे सरकार। नई पार्टी बनाने से शरद यादव का इनकार। कहा 19 अगस्त को होने वाली पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के लिए अब तक नहीं मिला निमंत्रण। केसी त्यागी का दावा भेजा जा चुका है निमंत्रण। स्मार्ट सिटी की सूची में शुमार। शहरों की सूरत बदलने के लिए अब हर महीने होगी समीक्षा। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का ऐलान। अधिकारियों से लेंगे हर महीने की प्रगति का हिसाब। कटिहार में सड़क दुर्घटना में 2 कांवरियों की मौत, करीब 12 जख्मी। स्कॉर्पियो और बोलेरो की बीच टक्कर। खगड़िया में हैवान पति की करतूत। पत्नी को जान से मारने की नीयत से ट्रेन से दिया धक्का। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। और कोलकाता से विदेशी सैलानियों को लेकर पटना पहुंचा राजमहल क्रूज शिप। कुछ और पर्यटकों को लेकर आज वाराणसी के लिए होगा रवाना। अगले 7 दिनों में पहुंचेगा चुनार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं 10 मिनट में 50 खबरें फटाफट अंदाज में। 3 साल की किरकिरी के बाद नीतीश सरकार ने ऑपरेशन एजुकेशन शुरू किया है, जिसके तहत 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अयोग्य और अक्षम शिक्षकों को सरकार जबरन रिटायरमेंट देगी। साथ ही 3 बार दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों पर भी गाज गिरेगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। संघ के महासचिव केदार पांडे ने कहा कि सरकार निजीकरण से शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ बढ़ रही है, जिसका हर स्तर पर विरोध होगा। बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा है कि सिर्फ 50 साल के ही अयोग्य शिक्षकों पर ही नहीं, 25 साल के भी अयोग्य शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही दूसरे विभागों में सफाई अभियान चलाने की जरूरत है। बीजेपी के साथ जाने के नीतीश के फैसले से नाराज शरद यादव ने नई पार्टी बनाने से इनकार किया है। शरद ने कहा है कि वे जेडीयू के फाउंडर मेंबर हैं और नई पार्टी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि शरद यादव का इतिहास मंडलवादी, एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस रहा है। लालू ने यह भी कहा कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाया जाएगा, जिसमें शरद यादव की अहम भूमिका रहेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें एनडीए में शामिल होने पर बधाई दी। 9 अगस्त को होने वाली तेजस्वी की यात्रा को आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा को आरएसएस बीजेपी भगाओ यात्रा करार दिया है। रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि बापू ने अंग्रेजों को भगाने के लिए चंपारण से आंदोलन की शुरुआत की थी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी की यात्रा को गांधी का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा बेनामी संपत्ति बचाओ यात्रा है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि 19 अगस्त को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर शरद यादव को निमंत्रण भेजा गया है, जबकि शरद यादव का दावा है कि उन्हें अभी तक कोई न्योता नहीं मिला है। मुंगेर के असरगंज में अवैध तरीके से बनाए गए ढांचे को हटाने के दौरान प्रशासन को विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों के पथराव में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पटना की पाटलिपुत्र थाना पुलिस ने नशीला स्प्रे छिड़ककर घरों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के एक अपराधी को स्प्रे के साथ गिरफ्तार किया है। चंपारण के नरकटियागंज में आयकर की टीम ने 8 जगहों पर छापेमारी की है। आईटी के 50 अधिकारियों की टीम ने अजंता चूड़ा मिल के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। वैशाली के महनार में सिक्का नहीं लेने को लेकर हुए विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान 4 दुकानदार बुरी तरह घायल हो गए। मंत्रिमंडल में कलाकारों को स्थान देने की मांग को लेकर कई जिलों से आए कलाकारों ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। कलाकारों ने विनय बिहारी को कला संस्कृति मंत्री बनाए जाने की मांग की। पूर्णिया में एक ऑटो चालक को अगवा कर जान से मारने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बनमनखी में बिशनपुर गांव से छिपाए गए ऑटो को बरामद कर लिया है। समस्तीपुर में अवैध वसूली और टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो चालकों ने परिचालन बंद रखा और जमकर प्रदर्शन किया। C2 के बैनर तले ऑटो चालकों ने रोसड़ा मार्ग जाम कर हंगामा भी काटा।
6 अगस्त को होने वाले नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर सिटी एसडीओ ने फतुहा का दौरा कर आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच की। इस दौरान सिटी एसडीओ ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार के कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार नवादा पहुंचे डॉक्टर प्रेम कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने 2022 तक का कृषि रोड मैप तैयार करने की जानकारी दी। गया में विष्णुपद मंत्री क्षेत्र और शमशान घाट पर अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ हाथापाई की और जेसीबी समेत 3 ट्रैक्टरों को तोड़ डाला। लखीसराय की कबैया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आलू लदे पिकअप वैन से तकरीबन 7000 बोतल देसी शराब जब्त किया है। शराब की यह खेप झारखंड से लखीसराय लाई जा रही थी। समस्तीपुर के ढेपुरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आलू लदे ट्रक से 298 कार्टन शराब जब्त की है। ये ट्रक हरियाणा से बछवाड़ा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से नवादा पहुंचे कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक समताराम ने संगठन के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को नीति नियत और नेता की पार्टी बताया। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा रेलवे कॉलोनी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया और मामले की छानबीन में जुटी है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जमुई में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कृषि समस्याओं पर चर्चा की गई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेम कुमार ने किसान चौपाल और किसान पंचायत के आयोजन की बात कही। खनन मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार कटिहार पहुंचे विनोद सिंह का भव्य नागरिक अभिनंदन हुआ। बाद में विशाल जुलूस के साथ शहर भ्रमण पर निकले खनन मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई। नए मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किए जाने के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी दरभंगा पहुंचे, जहां समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। महागठबंधन की लगभग 2 साल की सरकार में न तो 20 सूत्री का गठन हुआ, न ही आयोग से लेके बोर्ड और कमेटी का। अब एनडीए सरकार के बनने के बाद अब एनडीए कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी है कि शायद उनकी मुराद पूरी हो जाए। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है, जिसे देखते हुए उत्तर बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही चंपारण के सभी तटबंधों पर और बांधों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि में भादा नहर पुल के पास तिरहुत नहर के बांध में पानी के तेज दबाव के कारण हुए कटाव की मरम्मती में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। नहर के दक्षिण भाग में स्थित जर्जर बांध की भराई के लिए उत्तरी बांध से काटकर मिट्टी निकाली जा रही है। मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने करीब 2 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गांजे से असम से गोरखपुर ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर NH 57 पर कार्रवाई कर गांजे की खेप को जब्त कर लिया गया। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का कहर शुरू हो गया है, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए जर्जर और जंग लगे जाली का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि अधिकारी इन बातों से साफ इनकार कर रहे हैं। जमुई सदर अस्पताल परिसर में खड़ा जलमीनार जर्जर हो चुका है, जो किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, लेकिन इस ओर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मीनापुर में 5 अपराधियों को लूट की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार भी मिले हैं। कई कांडों में पुलिस को इनकी तलाश थी। औरंगाबाद में सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से मत्स्य पालकों के लिए बना हैचरी अब तक चालू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मत्स्य पालक मछली का बीज कोलकाता से मंगाते हैं। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें होने के बावजूद मरीजों को बाहर से महंगी जांच करानी पड़ती है, क्योंकि अस्पताल में जांच के लिए न डॉक्टर हैं और न ही टेक्नीशियन। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के नाम पर करोड़ों खर्च तो जरूर हुई है, लेकिन ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पा रही है। जहानाबाद में 2 भाई पेंटर मांझी और मस्तान मांझी को शराब पीने के जुर्म में कोर्ट ने 5-5 साल कैद और 1 लाख रुपए की सजा सुनाई है, जिसके कारण अब इनके बच्चों की परवरिश और भरण पोषण की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सुपौल के भीमनगर के बसंतपुर पीएससी डॉक्टरों और नर्सों की कमी झेल रहा है, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, जबकि नेपाल बॉर्डर पर होने की वजह से इस अस्पताल में उपचार के लिए इलाके के लोगों के अलावा नेपाल से भी लोग आते हैं। औरंगाबाद में ओबरा के चंदा गांव के मध्य विद्यालय का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल की कुव्यवस्था और प्रधानाध्यापिका की मनमानी के खिलाफ गांव के लोगों ने 4 दिन से स्कूल में तालाबंदी कर रखा है। अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात अहम खबर की, जहां बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि 3 बार पात्रता परीक्षा में फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों को सरकार ने हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र वाले वैसे शिक्षकों और अधिकारियों की छुट्टी होगी जो अपना काम करने में सक्षम नहीं है। इसे लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई भी गई है। इस साल बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिस तरह के परिणाम आए हैं, उसी के मद्देनजर सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। और मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट काफी संतोषजनक नहीं थे, तो हम लोग वैसे स्कूल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ का रिजल्ट बहुत खराब हुआ है, और वहाँ के जहाँ रिजल्ट बहुत खराब हुआ है वहाँ के शिक्षक को, उस जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। एक प्रावधान भी है सरकार में कि 50 वर्ष से ज्यादा आयु अगर हो जाती है और पढ़ाई उनका काम संतोषजनक नहीं रहता है तो उनको कंपल्सरी रिटायर कराया जा सकता है। हम लोग उस पद्धति का भी उपयोग करेंगे, और जो बेकार है, जो पढ़ा नहीं रहे हैं या उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, तो ऐसा प्रावधान हमारे नियम में है। उस नियम का उपयोग करके नॉन परफॉर्मर जो 50 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षक हो या शिक्षा के पदाधिकारी हो, उनको हटाया जाएगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। संघ के महासचिव केदार पांडे ने कहा कि सरकार निजीकरण से शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ बढ़ रही है, जिसका हर स्तर पर विरोध होगा। बिल्कुल नकारात्मक प्रतीत हो रहा है, और इसके संकेत सरकार ने दे दिए थे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपनी योजना घोषित करके। तो मैं इसे ऐसा मानता हूं कि सरकार शिक्षा को निजीकरण में तो शिक्षा आ ही चुकी है, अब बाजारीकरण की ओर तेजी से बढ़ना चाहती है, क्योंकि राज्य की सरकार अब बदल बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने सीएम से गुहार लगाई है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें सरकारी नौकर और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। साथ ही सभी विभाग में अयोग्य कर्मचारियों और अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो अयोग्य हैं वो 50 साल के क्यों, वो 25 साल के भी जा सकते हैं, उसका मूल्यांकन उनको करना चाहिए, करते हैं। 50 साल कहने से ऐसा लगता है कि 50 साल के लोगों को आप जबरदस्ती हटाना चाहते हैं, इसलिए मेरा आग्रह है। और मूल्यांकन हो तो मेरे समझ से सोसाइटी में मैं बहुत बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि शिक्षा पर उन्होंने नजर डाला। सिर्फ शिक्षक को ही नहीं, हम तो यह चाहेंगे कि आप वैसे पुलिस पदाधिकारियों को जिनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहे हैं, क्या उनकी सक्षमता रही है, क्या उनका बॉडी फिटनेस है, उसको भी मूल्यांकन कर लें। जो शिक्षा विभाग में पदाधिकारी लंबे समय तक काम किया है, जो शिक्षा विभाग को संचालन किया, उसका भी मूल्यांकन करा लें कि वो अपने अवधि में क्या काम किए हैं। और जो मिनिस्टर रहे हैं उन पर भी उनको पता चल जाए ट्रैक रिकॉर्ड कि कब कब किनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है। कि आखिर आपको पैसा देने के बावजूद भी शिक्षक को 7 महीना पर तनख्वाह क्यों जाते हैं? आप सब कुछ व्यवस्था करते हैं, स्कूल में बेंच डेस्क की व्यवस्था क्यों नहीं है? शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं है? जहां 25 शिक्षक चाहिए वहां 5 शिक्षक क्लास चल रहे हैं। आप कह रहे हैं 50 शिक्षक में रिटायर करा देंगे 50 साल में। आपके यहाँ शिक्षक के भर्ती में मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी के आपके यहाँ शिक्षक फिजिक्स, केमिस्ट्री के मिल नहीं रहे, कोई आपके यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफ मेरे यहाँ शिक्षक नहीं है, दूसरे तरफ आप किसी को हटा दीजिएगा, तो मतलब इससे यह भी प्रयोग हमारा असफल न हो जाए। इसलिए सम्यक रूप से एक बार सबों के बारे में विचार। देर रात से हो रही बारिश से स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित पटना की सूरत बिगड़ गई है। कई इलाकों में जलजमाव दिख रहे हैं। जेपी गोलंबर, राम गुलाम चौक के साथ ही कदम कुआं का पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। वहीं लोहानीपुर, ठाकुरबाड़ी रोड और स्टेडियम के इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। इस जलजमाव की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शरद यादव का बगावती तेवर क्या गुल खिलाएगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन शरद यादव के तेवर से ये साफ है कि वे अब नीतीश कुमार का ज्यादा दिन तक साथ नहीं निभा पाएंगे। हालांकि इस बीच शरद यादव ने साफ कर दिया है कि वे कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। तो फिर शरद पर जारी सियासत का अंजाम क्या होगा? जैसे ही शरद के एक नजदीकी नेता ने ये बयान दिया, शरद यादव जेडीयू नेतृत्व से नाराज हैं और जल्द ही नई पार्टी बना सकते हैं। बिहार की सियासत गर्मा गई। शरद के पक्ष में लालू प्रसाद के बयान आने लगे। कांग्रेस से लेकर वाम दलों के नेताओं ने भी शरद से मिलकर अगली रणनीति पर तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच शरद ने ये कहकर सियासत की दिशा बदल दी है कि वे नई पार्टी नहीं बनाएंगे। विजय वर्मा है, वो पुराने कार्यकर्ता हैं। सेंटिमेंट्स में उनने बात की है। पार्टी बनाने का सवाल न कभी हमने कहा, हम तो चुप है। सवाल ये है कि आखिर शरद को ये बयान क्यों देना पड़ा। शरद यादव अगर नई पार्टी बनाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ती। शरद को ये भी पता है कि भले ही जेडीयू के कुछ नेता नीतीश कुमार के फैसले से नाराज हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि विशुद्धों के सहारे कोई पार्टी बना ले। सूत्र की माने तो अगर शरद पार्टी छोड़ भी देते हैं तो भी उन्हें लालू प्रसाद 2018 में आरजेडी की मदद से ऊपरी सदन में भेज सकते हैं। लेकिन शरद यादव के लिए इतना आसान नहीं है कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लालू प्रसाद की मदद से राज्यसभा में जाने को तैयार हो जाएंगे। जदयू को बनाने में शरद जी की बहुत बड़ी भूमिका है। कहां जदयू से अलग होंगे, ये भ्रामक अफवाह है और कुछ नहीं। खबर है कि शरद यादव अपने बेटे को मधेपुरा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। शरद को पता है कि मधेपुरा में जातीय समीकरण आरजेडी उम्मीदवार की मनमाफिक होती है। ऐसे में लालू प्रसाद का साथ महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव को आरजेडी से निकाला जा चुका है। लेकिन शरद को ये भी पता है कि बिहार में लोकसभा की लड़ाई एनडीए बनाम लालू प्रसाद होगा। ऐसे में जेडीयू में रहते अपने बेटे को आरजेडी से टिकट दिलाना आसान नहीं होगा और शरद की ये दुविधा जेडीयू को भी पता है। आज भी वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है, सभी अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। उसी के कड़ी में इसको देखना चाहिए और जो बातें हैं, आगे हमारा नेशनल कमेटी का मीटिंग है, उसमें तय है कि नीतीश जी और बाकी जो शीर्ष नेतृत्व हैं और साथ में शरद जी सब कुछ साथ में बैठेंगे और मुझे लगता है जो भी चीजें आ रही है सामने वो स्वतः समाप्त हो जाए। बहरहाल शरद यादव को लेकर नीतीश कुमार के भी तेवर कड़े हैं। जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है, यानी जेडीयू में वही चलेगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। ऐसे में शरद को भी पार्टी में अपनी अहमियत पता है, लेकिन फिलहाल शरद इस हाल में नहीं है कि वे कोई बड़ा फैसला ले सके। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पर जारी सियासत की सूरत क्या होगी। आनंद अमृतराज, ईटीवी न्यूज, पटना। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में हथियार और कारतूस उपलब्ध कराने वाले लडन मियां को सिवान कोर्ट के एडीजे 3 से बेल मिल गई, जिस पर दिवंगत पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने अफसोस जताते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। वहीं सीबीआई की जांच पर कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि सीबीआई क्या कर रही है। 15 मई 2015 को अपराधियों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या कर रही है अभी मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है और पूछने पर यही पता चलता है कि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारे एविडेंस भरपूर जब उस शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं तो फिर चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा दिख रहा है। इसी के साथ सुप्रभात बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखिए सुप्रभात झारखंड।